जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम संविधान के स्रोत पढ़ेंगे। संविधान बनने के क्रम में जो है कई देशों के संविधान को अध्ययन किया गया और उस समय का तत्कालीन जो भारत सरकार अधिनियम चल रहा था 1935 उसके भी प्रावधानों को अध्ययन किया गया, उसके भी नियमों को अध्ययन किया गया और हमारे परिवेश के हिसाब से जो सूटेबल लगा, हमको सुविधाजनक लगा और जो अच्छा सबकी हितकर में था, जितने भी अनुच्छेद थे, जितने भी प्रावधान विभिन्न देशों के संविधान और भारत सरकार अधिनियम 1935 के संविधान से, वहाँ से हमने जो है अपने संविधान में समाहित किया। तो संविधान के स्रोत जो है हम देखेंगे किन किन देशों के संविधान से क्या क्या बातें अपने संविधान में ली गई, उसको हम अध्ययन करेंगे। हमने बोला संविधान जो है संविधान सभा द्वारा बनाया गया, जो कि 26 नवंबर 1949 को बना। संविधान जो है बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि संविधान को बनने में कितने दिनों का समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इतना लंबा टाइम लगा था क्यों? क्योंकि हमने विभिन्न देशों के संविधान के प्रावधानों का अध्ययन किया और संविधान सभा द्वारा उसमें बहुत बहस की गई और जो प्रावधान हमारे देश के जनता के हित में थे उनको ही संविधान में जगह दी गई। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन से देश से किन किन प्रावधानों को लेकर अपने संविधान में समाहित किया गया, स्थान दिया गया है, वो देखेंगे। उस समय जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार का राज चल रहा था, उस समय जो 1935 का भारत शासन अधिनियम चल रहा था, भारत सरकार अधिनियम 1935 चल रहा था। तो जो संविधान, अपने संविधान में जो ज़्यादातर प्रावधान है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से हैं। तो अगर एग्जाम में पूछे कि जो है अपने भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ के संविधान का देखने को मिलता है, तो आपको बोलना पड़ेगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान ज़्यादा लिए गए हैं। यानी संविधान के अनुच्छेदों में जो सबसे ज़्यादा भाग है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। तो अब हम देखेंगे कि अलग अलग देशों के संविधान से क्या क्या लेगी। तो हम देखें भारत सरकार अधिनियम से 1935 से क्या लेगा। यहाँ मैंने जो है वही इम्पोर्टेंट विषय पॉइंट्स हमने नोट किए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो हम देखेंगे पहला भारत सरकार अधिनियम से। आपको याद रखना पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये होगा कि संविधान में सबसे ज़्यादा अनुच्छेद कहाँ से लिए गए। तो संविधान में सबसे ज़्यादा अनुच्छेद लिए गए वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्या क्या प्रावधान लिए गए, न्यायपालिका की व्यवस्था, भारत में न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो उसका जो कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था, वो प्रावधान जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 जो ब्रिटिश सरकार का अधिनियम चल रहा था उस समय, तत्कालीन अधिनियम उससे लिया गया। तो न्यायपालिका की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत से लिया गया था। कैग इसको बोलते हैं, अनुच्छेद 148 में कैग का जिक्र है अपने संविधान के अनुच्छेद 148 में। ये अनुच्छेद याद रखिएगा। कैग होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये सरकार के द्वारा जो वित्तीय खर्चे होते हैं, वित्तीय लेन देन होता है, उसका विवरण रिपोर्ट बनाता है। हर वर्ष के हर फाइनेंशियल ईयर में जो है कैग जो है सरकार द्वारा जो वित्तीय व्यय किया जाता है उसका एक रिपोर्ट तैयार करता है कैग। तो ये अनुच्छेद 148 में का कैग का भी जो प्रावधान है वो हम भारत सरकार अधिनियम 1935 के से ही लिए थे। और लोक सेवा आयोग की भारत में एक यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। तो जो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कीजिए। पहला तो ये है कि भारत सरकार अधिनियम से सबसे ज़्यादा प्रावधान लिए गए थे और भारत सरकार अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा प्रावधान लिए गए थे। न्यायपालिका की व्यवस्था, कैग का प्रावधान और लोक सेवा आयोग का प्रावधान, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए थे। अब हम देखते हैं विभिन्न देशों के संविधान से क्या क्या लिया गया था। तो पहला देखते हैं ब्रिटेन, क्योंकि उस समय जो ब्रिटेन का ही शासन था, भारत पे पूरी तरह कंट्रोल था। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया था, तो हम देखेंगे ब्रिटेन से जो लिया गया था, ब्रिटेन का संविधान जो है एक अलिखित संविधान है। 2 तरह के संविधान होते हैं, एक लिखित संविधान होता है, एक अलिखित संविधान होता है। लिखित संविधान एक बुक के फॉर्म में होता है, लिखित फॉर्म में होता है, और अलिखित संविधान
परंपरागत तरीक़ों से जो चलता हुआ जो नियम आते हैं उनको हम अलिखित संविधान में समझ के तो जो इनका ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या हमने लिया था? संसदीय शासन व्यवस्था। भारत में जो है संसदीय शासन व्यवस्था होगी। संसदीय बोले तो संसद बोले तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला के संसद कंप्लीट माना जाता है। यानी संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, अगर आपको एग्जाम में पूछे संसदीय शासन व्यवस्था का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था, तो वो लिया था ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय विशेषाधिकार, संसद को बहुत विशेष अधिकार दे दिया गया, संसद को ही सारा अधिकार दे दिया गया है। तो संसदीय विशेषाधिकार का भी जो प्रावधान लिया गया वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ये आर्टिकल 105 के अंतर्गत है। उसके बाद विधि का शासन। विधि का शासन मतलब कानून का शासन होगा, नियम का शासन होगा। भारत में सबके लिए जो है समान कानून, सबके लिए विधि का शासन समान रहेगा, तो विधि का शासन होगा। विधि का शासन का भी प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लेंगे। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल व्यवस्था में अपना एक मंत्रिमंडल बनता है और सरकार बनाती है, उसका एक मंत्रिमंडल होता है। तो मंत्रिमंडल का जो व्यवस्था है केंद्र लेवल पे और राज्य लेवल पे, तो मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था ली गई थी वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई। और एकल नागरिकता का प्रावधान भी जो ब्रिटेन के संविधान से। तो 5 इंपॉर्टेंट पर एकल नागरिकता का, भारत में एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। मैंने पूरे राष्ट्र के लेवल पे आपको एक ही नागरिकता की ज़रूरत है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। राज्य स्तर पे एक अलग नागरिकता और देश लेवल पे और कंट्री लेवल पे अलग नागरिकता। तो आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो जो ये एकल नागरिकता का प्रावधान है कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। तो 5 पॉइंट्स ब्रिटेन से लिए गए। कौन कौन सी? संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार आर्टिकल 105 के अंतर्गत, विधि का शासन होगा, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था और एकल नागरिकता। ये 5 पॉइंट्स जो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए थे। तो ये ब्रिटेन का संविधान हो गया और ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। उसके बाद यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या लिया गया है? इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लिए गए? तो देखिए, इसको याद रखने का, अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, तो जितने भी पावरफुल प्रावधान होंगे वो हमारे अमेरिका के संविधान से लिए। मूल अधिकार, पहला ले गया मूल अधिकार। हर एक नागरिक को मूल अधिकार दिए गए हैं, जो कि संविधान में भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के भी अंतर्गत है। यानी मूल अधिकार कहाँ है? भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में। यानी मूल अधिकार यानी हर एक नागरिक को कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार है। वो अगर भारत में, इंडिया में बॉर्न नहीं होता है, बॉर्न से ही उसके कुछ मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया, जो कि भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के मध्य रखा गया है। स्टार्टिंग में जो है मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7। लेकिन एक अमेंडमेंट के बाद जो है अभी मूल अधिकार 6 हैं। कौन से अमेंडमेंट के बाद ये मूल अधिकार 6 हो गए? हम एक अमेंडमेंट का अलग वीडियो बनाएंगे, संशोधन का एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें देख लेंगे हम। तो मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था? यूएसए। न्यायिक पुनरावलोकन आर्टिकल 137। न्यायिक पुनरावलोकन का क्या है कि जो अपना संसद है या न्यायपालिका है, उसने अगर कोई अपना एक डिसीजन दिया है और डिसीजन पे क्या कर सकता है? पुनर्विचार कर सकता है। अगर डिसीजन वो संतोषजनक नहीं है, हितकर में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, तो उसका वापस से वो पुनरावलोकन कर सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन, संसद द्वारा बनाए गए नियम का भी पुनरावलोकन हो सकता है। और संविधान की सर्वोच्चता मतलब कि सबसे ऊपर, देश में सबसे ऊपर संविधान होगा, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। तो संविधान की सर्वोच्चता का भी जो कॉन्सेप्ट लिया गया, जो यूएसए के संविधान से लिया गया। निर्वाचित राष्ट्रपति, देश का एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, ये भी प्रावधान जो लिए गए, ये भी जो है लिया गया अमेरिका के संविधान। और निर्वाचित प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है आर्टिकल 61 के तहत। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाने का जो प्रक्रिया होती है वो महाभियोग की प्रक्रिया कहलाती है। इसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस देखेंगे कमिंग वीडियोस में, हम देखेंगे जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे तो हम देखेंगे। तो महाभियोग आर्टिकल 6। तो हम देखें यूएसए के संविधान से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कौन? मूल अधिकार
आर्टिकल भाग 3 आर्टिकल 12 से 35। पहले स्टार्टिंग में 7 थे, अभी 6 हैं मूल अधिकार। ओके, न्यायिक पुनर्विलोकन आर्टिकल 137, ये भी आर्टिकल आप इंपॉर्टेंट रहे, आर्टिकल जितना मैं नोट यहाँ डाल रहा हूँ आप या दिमाग से नोट करके पेन डाउन करिए और उसको मार्कर से हाईलाइट भी कीजिए। उस संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 61। तो देखा यूएससी, इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है। मूल अधिकार होना चाहिए, न्याय की पुनर्विलोकन होना चाहिए, संविधान ही सर्वोच्च होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए, और राष्ट्रपति भी अगर कुछ गलत करता है या अयोग्य होता है तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये आर्टिकल 61। तो हम देखें अमेरिका के संविधान से 5, ब्रिटेन के संविधान से 5 प्रावधान। जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वही हमने यहाँ नोट किए हैं। प्रावधान तो बहुत सारे लिए गए थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट प्रावधान है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, विषय हैं, वो हमने डाले हैं। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया था, कनाडा संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक की भारत जो है संघात्मक व्यवस्था होगी, राज्य सरकारें जो चलेगी राज्य स्तर पे चलेंगी और केंद्र स्तर पे चलेंगी, और दोनों को समन्वय से ये देश चलेगा। तो जो संघात्मक व्यवस्था होगी, इसका कॉन्सेप्ट कनाडा से लिया गया। शक्तियों का विभाजन मतलब हमने बोला केंद्र के स्तर पे एक सरकार होगी और राज्य के स्तर पे एक सरकार होगी। तो केंद्र किन विषयों पे नियम बना सकता है और उस पर विचार कर सकता है, और राज्य किन विषयों पे राज्य को किन विषयों पे काम करना है। शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन किया गया, ये भी प्रावधान कनाडा के संबंध से। और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगी। ये 3 प्रावधान ही ज़्यादातर यही पूछ लेता है। संघात्मक व्यवस्था ये इंपॉर्टेंट है। तो संघात्मक व्यवस्था जो का प्रावधान लिया गया वो कहाँ से लिया गया, कनाडा के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन आर्टिकल 368, जो मूल संविधान बनाया गया उस समय देश की परिस्थितियों को देखते हुए उसके हिसाब से जो है संविधान में वो सारे प्रावधान रखे गए जो उस समय के हिसाब से अनुकूल था। लेकिन समय परिवर्तित होने के साथ साथ जी वातावरण बदलता है, माहौल बदलता है, समाज बदलता है, तो उसमें एक प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के प्रावधान से ये लिया गया कि समय के हिसाब से अगर जरूरत पड़ी तो हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन आर्टिकल 368 लिया गया और आर्टिकल 368 के अंतर्गत में संविधान संशोधन का कॉन्सेप्ट दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ठीक है ना। फिर आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, DPSP जिसको बोलते हैं, जो कि भाग 4 में है 36 से लेकर 51 के बीच में। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है जब भी राज्य या केंद्र, ये राज्य के नीति निर्देशक दोनों के लिए, केंद्र के लिए भी और राज्य के लिए भी, जब भी राज्य या केंद्र कोई नियम बनाएंगे तो किन किन विषयों पे ध्यान देंगे उन नियम बनाने के संबंध में, उन विषयों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, हमने बोला था राष्ट्रपति का निर्वाचित एक राष्ट्रपति होगा, ये कनाडा के संविधान से लिया गया था। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसका क्या प्रोसेस होगा वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। जो निर्वाचन के राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो प्रक्रिया है, रीति है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है वो आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति का पद जो है USA, राष्ट्रपति निर्वाचित राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति का पद जो है USA से, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राज्यसभा में राष्ट्रपति का जो मनोनय 12 सदस्यों का मनोनय होता था, यह भी प्रावधान जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में जो है 245 मेंबर होते हैं, जिसमें से 12 मेंबर जो है 12 सदस्यों का जो मनोनय के आधार पे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो आयरलैंड के संविधान से 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति और राज्यसभा में मनोनय, ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। सूची क्या होता है, 2 तरह की होती है, एक राज्य सूची, एक केंद्र सूची, एक समवर्ती सूची। सूची में क्या है, विषय रखे गए हैं कि केंद्र और राज्य जब अपना नियम बनाएंगे तो किन किन विषयों, कौन कौन से विषय राज्य के अंतर्गत आएंगे, कौन कौन से विषय केंद्र के आएंगे और कौन कौन से विषय हैं जिस पे दोनों काम कर सकते हैं। तो वही जो दोनों काम कर, ऐसे कौन से विषय होने चाहिए जिस पे दोनों काम कर सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं समवर्ती सूची। तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट लिया गया और संयुक्त अधिवेशन का कॉन्सेप्ट लिया गया। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108
देखिए क्या होता है कि लोकसभा, हमारे संसद जो है तीन अंगों, संसद के इम्पोर्टेंट तीन अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई भी नियम या कोई भी बिल या कोई भी विधेयक तभी पारित होता है जब तीनों से पास हो जाए। लोकसभा से भी पास होना चाहिए, राज्यसभा से भी पास होना चाहिए। इन दोनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति का साइन होगा तो वो विधि मान लिया जाता है, विधेयक बन जाता है, पारित हो जाता है। तो क्या हुआ, कुछ विषयों पे अगर लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में नहीं पास होता है, या राज्यसभा में पास होने के बाद लोकसभा में नहीं पास होता है, तो क्या कहता है, कुछ विषयों पर दोनों का कंबाइंड वोटिंग कराई जाती है। उसके हिसाब से देख लिया जाता है, जो 2/3 वोटिंग की जाती है। 2/3 का कॉन्सेप्ट है कि जो है जितने भी सदस्य होंगे उसका 2/3 सदस्य अगर किसी विधेयक के साथ में है, समर्थन में है, तो वो विधेयक पास मान लिया जाता है। तो संयुक्त जब लोकसभा और राज्यसभा के बैठक दोनों एक साथ कर दी जाती है तो उसको संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। लोकसभा का बैठक लोकसभा में होता है और राज्यसभा का बैठक राज्यसभा में होता है। लेकिन कुछ विषयों पे जो है जब सम्मति लोकसभा और राज्यसभा की नहीं होती है, बिल कोई पास नहीं होता, तो दोनों का जो है साथ में बैठा के वोटिंग कराई जाती है, तो उसको हम बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। तो इस केस में जो कि आर्टिकल 108 के अंतर्गत है, और इस केस में जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का जो है अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जो कि एक सांसद उस लोकसभा का मेंबर ही होता है। राज्यसभा का जो है अध्यक्ष कौन होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। लेकिन जब दोनों को जब कंबाइंड मिला देंगे तो उसका जब दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, इसका मतलब संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, लोकसभा स्पीकर ही उसकी अध्यक्षता करते हैं। ये आर्टिकल 108 में। ओके, जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया था, जो आपातकाल की जो प्रावधान है, आपातकाल इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट जो लिया गया था, जर्मनी के संविधान से लिया गया। रूस के संविधान से क्या लिया गया था, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया था। ये 8 जो देशों से जो लिए गए थे ये मूल संविधान में थे, लेकिन ये जो मौलिक कर्तव्य है ये मूल संविधान में नहीं था। इसको बाद में अमेंडमेंट में लिया गया, बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, ये मूल संविधान में नहीं था। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य ले गए हैं जो कि मूल संविधान में। मूल संविधान का क्या मतलब, जब संविधान बना 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन के तैयार हुआ, उसमें ये मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो याद रखिए, अगर आपको पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा प्रावधान है जो मूल संविधान में नहीं था, तो मौलिक कर्तव्य नहीं था, याद ध्यान रखिएगा। बाकी ये जितने भी प्रावधान है सब मूल संविधान में स्टार्टिंग से ही थे जब बन के आया, लेकिन बाद में ये मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के संशोधन के में जोड़ा गया, जिसको जोड़ने के लिए कौन सी समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे ये मौलिक कर्तव्य भारत में भाग 4 में, इसको अगर लिखें भाग 4 क में, भाग 4 क में इस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976, ये याद रखिए। कौन सी समिति, स्वर्ण सिंह समिति। और प्रारंभ में ये कितने थे, जब 1976 में इसको जोड़ा गया तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। उसके बाद अभी क्या है, 11 एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया 2002 में। वो देखेंगे जब हम संविधान का संशोधन का एक टॉपिक पढ़ाएंगे, उसमें दिखा देंगे कि कब कौन से संशोधन में कौन सी बातें संविधान में जोड़ी गई थी। तो हम देखिए टोटल 8 देशों के संविधान और एक भारत सरकार अधिनियम 1935 के से हमने जो है अपने संविधान में प्रावधानों को लिया और समाहित किया। तो इससे जो हमारा संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान जो है लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हमने इसमें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको ही हमने नोट किए हैं। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए फोकस होके, और इनको बस फोकस होके 1-2 बार देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। याद होने के बाद इनको पेन डाउन कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और डेली 2 मिनट 3 मिनट निकाल के उसको रिवाइज कर लीजिए। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा एग्ज़ाम में। मैं 100% श्योर होकर कह रहा हूँ कि ये बहुत
आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, बेल आइकन को हिट करके रखें, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत पता चले। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।